तो स्टूडेंट्स, हम अपनी टीओसी सीरीज को स्टार्ट रखते हैं और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज। अब हमने जैसे डिस्कस किया कि डीएफए क्या होता है। डीएफए वो होता है डिटर्मिनिस्टिक, जो कि बताए कि हमें कहाँ पर जाना है। एक मूव के अंदर एक इनपुट दे दिया तो मेरा डिटरमाइंड है, कुछ भी एम्बिगुअस नहीं है कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। वो बता देता है कि आपको यहाँ पर उसको मूव करना है। तो अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, हम एक थ्योरेटिकली उसको डिस्कस करते जाएं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में और आपको बोल देता है कि इसको सॉल्व करके इसको बताओ, मान ली 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ गया, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे इसके अंदर? या तो वो ये पूछ लेगा कि ये है, इसका डीएफए बनाओ, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि डीएफए दे दिया, अब उसका बताओ कि कौन सा जो है मतलब लैंग्वेज है ये। तो इसके अंदर हम देखते हैं, कंसीडर कंसिडर दी फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक। इसने पहले ही बोल दिया डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक है। डिफाइंड ओवर दी अल्फाबेट एप्सिलॉन भाई, यानी इनपुट अल्फाबेट मेरे दो आ सकते हैं, ए और बी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय द गिवन डीएफए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीएफए है या नहीं है? सबसे पहले देखेंगे, ए के लिए मूव है, बी के लिए मूव है, इस स्टेट पे ओके है। ए के लिए मूव है, बी के लिए है, ओके है। इसके लिए बी के लिए है, ए के लिए है, ओके है। ए के लिए है और बी के लिए है, ओके है। यानी सभी स्टेट्स के लिए मेरा ए और बी दोनों डिफाइंड है। ठीक है। तो अब जैसा कि हमने बताया था, जो क्वेश्चन में डिमांड है उसको जो है क्या कंसिडर कर लो, सबसे पहले उसी का डीएफए बना लो, आप उसी मूव को लिख दो। तो जैसे हम पिछले प्रीवियस ईयर में उसमें क्वेश्चंस में करते थे ना, प्रीवियस में, तो अगर मान ली स्टार्टिंग विद ए है तो मैं इस तरह से बना के लिख देता था कि ये ए है, ए को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी तरह से उसी बात को पकड़ लो कि ये फाइनल किस पे जा रहा है, स्टार्टिंग से लेकर डी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए। तो ये डीएफए जो है वो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए बी आ जाए। अगर ये स्ट्रिंग्स मेरी बी ए बी आ जाती है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। जो मतलब जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब और कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, ये तो जो है आपके मिनिमम है। इसके अंदर और आपको अब इसका क्या मतलब है, एक और मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप इसने लगा रखा है, तो ए स्टार। ठीक है, तो ए स्टार, अगला आ गया मेरा बी, फिर आ गया मेरा बी स्टार, फिर अगला आ गया मेरा, अब इस वाले पे मैं आगे जा रहा हूं, फिर बी करके। ठीक है। तो अब अगर जो ये, लेकिन ये बीच की भी जो एरोज हैं, अगर हम इसको भी लेना चाहें तो फिर हम दोबारा से यहां से जा सकते हैं, बी ए ए बी ए ए का स्टार। जहां पर भी ये चीज घूम के ऐसे आ रही है, इसका मतलब वो लूप में चल रहा है प्रोसेस सारा। अब ये वाला यहां से ऐसे आ रहा है तो ये वाला लूप में चल रहा है, ये वाला इधर से जा रहा है तो ये वाला लूप में चल रहा है। तो ये डिफरेंट 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 तरीके का होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर जो बेसिकली डिफाइन करना होता है वो मिनिमम वाली स्ट्रिंग से हम लेते हैं और उसके आसपास ही हम अपना आंसर जो है कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा कि ये हमारी लैंग्वेज बी ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके आगे पीछे चाहे कुछ भी आ जाए तो हम ये कंसिडर, इसको हम देख लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लो अभी का लेटेस्ट का है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम का। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इनपुट अल्फाबेट स्ट्रिंग है ए बी सी फॉर एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन स्टार, यानी इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है ये, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। एंड अल्फा बिलोंग्स टू, ये मतलब बिल्कुल, ये तो बात है कि जो कोई अल्फा आएगा आगे क्वेश्चन में वो इनपुट अल्फाबेट से लेगा। और ये क्या है, लेट, ये स्टार स्टार ए एक्स, यानी डिनोट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए इन एक्स, यानी मैं जो इनपुट स्ट्रिंग दूंगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एज हैं वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो विच वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइन आ रेगुलर लैंग्वेज, जो रेगुलर है यानी जिसके अंदर मेमोरी की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर मेरे कंपैरिजन नहीं हो रहे। ठीक है। तो
अब देखो इसके अंदर एम और एन है, इसके अंदर ए एम बी एन, यस मैंने बताया था ए एम बी एन, ठीक है, और एम ओ कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। क्या एम और एन के बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है? एम अलग है, एन अलग है, एम अलग है, एन अलग है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एम और एन एक पॉइंट पे ऐसे भी तो आ सकते हैं, मान लो मैंने दोनों की वैल्यू 2 ले ली तो वो कंपैरिजन आ रहा है, लेकिन वो उसके अंदर वो देखता नहीं, वो एक एक्चुअल वो सभी केसेस को ले रहा है, तो उसके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर उस केस की बात करूंगा कि ए एम और एन दोनों इक्वल है, तो वो फिर सीएफजी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ये ओवरऑल है, सारे केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक उसका एक पार्ट है, तो वो अलग से है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कोई कंपैरिजन हो रहा है? रेगुलर है, यस। क्या ये रेगुलर है? यस रेगुलर है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा सर। अब देखो इसके अंदर पहले ए बी, उसका कुछ भी जो वेरिएशंस है वो यहां पर आ गए, ए एम बी एन सी एम माइनस एन, यस। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन और m और n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इसमें देखते हैं, देखो यहां पर देखना बड़े ध्यान से इंटरसेक्शन के अंदर, क्या आप देखोगे इसके अंदर, यानी जितनी वैल्यू m है, मान लो a की m की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, तो c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये थोड़ा सा इसको हम 4 ले, इसको 3 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो b m की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 और n की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, तो यानी c मेरे कितने होने चाहिए? m माइनस एन, यानी एक ही होना चाहिए। क्या इसके अंदर कंपैरिजन आया कि नहीं आया है? यस। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो इनको आपस में यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, इन इन ये जो वैल्यू है इन दोनों के साथ कंपेयर हो रही है, ये जो m और n की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये इसके अंदर कंपैरिजन बेस्ड है। क्या ये रेगुलर होगी? नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए बी स्टार, जैसे कोई भी एक इनपुट स्ट्रिंग है, इससे है नंबर ऑफ ए इन बी इज इक्वल टू 2 mod 7 एंड नंबर ऑफ बी इन स्ट्रिंग 3 mod 9। अब इसका मतलब क्या होता है? मॉड फंक्शन का सबसे पहले आप लोग मतलब देखो, मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस, मतलब रिमाइंडर। मान लो अगर हम देखते हैं एक इसके अंदर, मान लो इसने लिखा हुआ है mod 7, यस। इसका सिंपल भाषा में मीनिंग क्या होता है कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो 7 से कम ही आएंगी, यानी 0, यानी इसकी वैल्यूज जो आएंगी वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 नहीं आ सकती, यानी ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं। और ये किस प्रकार की वैल्यूज हैं? ये हमारी फाइनाइट वैल्यूज हैं, ये नहीं है कि इनफाइनाइट है। और जो भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फाइनाइट है, इट मींस दोज आर रेगुलर। तो यानी मेरा ये तो रेगुलर था ही मेरा, ये भी मेरा रेगुलर होगा। जहां पर भी मॉड फंक्शन दिखे, जैसे 2 mod 7 है, इसका आंसर क्या आएगा? 2 mod 7 का आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 में तो 2 रिमाइंडर ही तो रहेगा। अब जो रिमाइंडर है वही उसकी वैल्यू है। इसी तरह से 3 mod 9, तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे और 9 से, तो क्या ये जाएगा? नहीं, 3 इज द रिमाइंडर, तो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ बी मेरे 3 आएंगे, नंबर ऑफ ए मेरे 2 आएंगे, ये फाइनाइट है। और फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा उसके लिए हम डीएफए डिजाइन कर सकते हैं, तो वो रेगुलर है। यस। अब ये आ जाता है ये वाला ए बी स्टार, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 mod 7 एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ बीज। अब देखो यहां पर, अब उसने माइंड के साथ खेला कि इनको इनके टीचर ने पढ़ाया होगा कि मॉड वैल्यू देखते हुए रेगुलर कर दो, जो जल्दबाजी में करेगा वो यहाँ पर देखते ही इसको रेगुलर मार देगा। लेकिन इसमें अगली चीज इसने यहाँ पर एक लिख के दे दी है, एक तरह से छुपा के दे दी है कि ए और बी बराबर होने चाहिए। तो ये तो वो वाला केस आ गया ना, ए एन बी एन वाला, और वो हम पहले ही कर चुके हैं कि ये बिना स्टैक के हम कर ही नहीं सकते इसको इसके अंदर, ठीक है। तो बिना स्टैक के नहीं कर सकते, तो क्या ये मेरी रेगुलर है? नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड सी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
कोई फाइनाइट है वो रेगुलर होगी, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा आगे। जरूरी नहीं है कि वो इन्फानाइट है तो वो रेगुलर नहीं। इन्फानाइट के केस में हम देखेंगे कि अगर कोई कंपैरिजन है, अगर इन्फानाइट आ जाती है, कंपैरिजन हो रहा है उसके अंदर, तो फिर वो रेगुलर नहीं है, वो फिर CFG है। और कंपैरिजन भी किस लेवल का हो रहा है, एक स्टैक से काम चल रहा है या दो स्टैक से काम चल रहा है। अगर वो दो स्टैक से काम चल रहा है तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। और अगर वो फिर भी नहीं हो पा रही हैं तो फिर वो ट्यूरिंग मशीन से होती हैं, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि जिसकी इन्फानाइट जो है, जो हमारे पास मेमोरी रहती है, इनपुट स्ट्रिंग रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनाइट है तो ये वाला केस फाइनाइट है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, इस वजह से है। इसके अंदर जो ये फाइनाइटनेस है इसकी वजह से है। तो ये दोनों केस इस वजह से हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। यस, ये है अब अगला जो टॉपिक है हमारा। यस, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनपुट स्ट्रिंग है ABC फॉर ये एंड अल्फा जो है इसी में से वैल्यू लेगा, ABC में से नंबर ऑफ A ऑफ X, ठीक है। डिनोट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ A इन X, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन द रेगुलर लैंग्वेजेस। ये तो वही सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, सॉरी। तो ये हम देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर। कंसिडर दी फॉलोइंग टू लैंग्वेजेस, इन दो लैंग्वेजेस को कंसिडर करो, L1 और L2 को, अल्फा बीटा अल्फा, यानी अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है। अल्फा, ठीक है। एंड अल्फा जो है किससे वैल्यू ले रहा है, AB प्लस से, यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यूज वो लेगा इसके अंदर, ठीक है। एंड बीटा किससे वैल्यू ले रहा है, AB प्लस से, ठीक है। एक तो ये लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज क्या कह रही है, अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा लैंग्वेज ले रहा है A प्लस से, ठीक है। एंड बीटा वैल्यू ले रहा है A और B दोनों से, ठीक है। उसके अंदर ये दोनों ही A और B से ले रहे थे वैल्यूज, ठीक है, A और B प्लस। प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कम से कम एक तो लेगा ही लेगा, खाली नहीं छोड़ सकता उसको, एक तो वैल्यू आएगी आएगी, मिनिमम 1 है, चाहे मैक्सिमम कितने भी ले ले, तो ठीक है। अब ये देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। बोथ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, यस रेगुलर है कि नहीं है। ये देखो पहले तो ए बी से वैल्यू ले रहे हैं, ये भी ए बी से वैल्यू ले रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम होने का क्या मतलब है, ये वही वाला तो केस आ गया कि an और एक कोई भी वेरिएबल ले लिया x, फिर दोबारा से मेरा an जो मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आती है ना आपकी, देखो मैं बताता हूं इधर से एक एग्जांपल, मान लो ए बी से मैंने कुछ भी वैल्यूज ली, फिर बीच में मेरा एक अलग से वेरिएबल आ गया, फिर मैंने ए और बी कुछ भी वैल्यूज ली। तो ये जो मेरी वैल्यूज हैं, ये जो मेरी वैल्यूज हैं, ये क्या है, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका, मान लो ए बी आ गया, फिर बीच में एक बीटा आ गया, फिर इसमें जो है मेरा मतलब क्या आना चाहिए, ए बी, यस ए बी, यानी ये दोनों में अब मेरे ये दो अल्फा है, मान लो ये दो मेरे सेम है, इसके अंदर एक ए और बी से ही वैल्यू ले रहा है, तो ये मेरे सेम है। तो क्या मैं इसको मैं रेगुलर कहूंगा, कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच में, कंपैरिजन हो रहा है तो हो रहा है, बिल्कुल ओके है। ये रेगुलर तो है ही है, नहीं है भाई, L1 तो रेगुलर है ही नहीं आपकी बिल्कुल भी, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि इसके बीच में कंपैरिजन है, जहां कंपैरिजन वहां उसको छोड़ दो, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो L1 एंड रेगुलर, ये वाला ऑप्शन मेरा हो गया, L1 इज रेगुलर, ये वाला भी मेरा हो गया, L1 इज नॉट रेगुलर, ठीक है चलो अभी ओके है। क्या अब L2 पे आते हैं, L2 रेगुलर है मेरी, क्या कंपैरिजन हो रहा, अब L2 को देखते हैं, L2 क्या कहना चाह रही है, L2 मेरा कहना चाह रही है कि अल्फा बीटा अल्फा, ये वैल्यू ले रहा है आपकी ए प्लस से, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी ले रहा है ए बी प्लस से, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम इसको, हम इसके अंदर क्या देखेंगे हम कि एक वैल्यू ले लो दो ए ले लिए मैंने,
और उसने मान ले, एक मेरा फ्रेंड बैठा है बीच में बीटा, जो मुझे बताएगा कि अब दूसरा अल्फा क्या लेगा, तो उसके अंदर वो वाला वैल्यूज ले रहा है आपकी ए और बी से, यानी ए बी ए, मान लो कुछ भी एक इस तरह की स्ट्रिंग आ गई। तो इस इन दोनों के बीच में आप ये बताओ कि ये दो हैं, क्या इनका आपस में कोई मतलब बनता है, कंपैरिजन बनता है? क्या कंपैरिजन बनता है इनका? नहीं बनता भाई, वो बी की भी वैल्यू ले सकता है। ये इत्तेफाक की बात है कि इस तरह से भी आ जाएगा, तो वो उसको वो पॉप करके वो भी उसको करेगा उसके अंदर, लेकिन वो उसका एक सबसेट है, वो एक डिफरेंट मैटर है इसके अंदर। लेकिन अब आपने ये देखना कि क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन हो रहा है आपस में? भाई वो किसी उससे वैल्यू उठा रहा है, ये खाली इससे उठा रहा है, ये इससे कुछ भी वैल्यू उठा सकता है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर। तो ये वाला मेरा रेगुलर है, यस इट इज रेगुलर। नाइदर L1 नॉर, अच्छा अगर ये मान ले रेगुलर नहीं है तो होती तो जब भी होता, लेकिन हम देख चुके हैं कि ये रेगुलर है, उसके बीच में आपस में कोई मतलब ही नहीं है उनका, क्योंकि उनका जो इनपुट डोमेन है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उठा रहे हैं, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा इसका जो बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो इसी तरह के मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चंस देखो आप भी फाइंड आउट करो, चाहे गूगल करो चाहे कहीं से भी कोई बुक से करो, तो उनको क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इसी तरह के क्वेश्चंस ना आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके एचपीएससी के रिगार्डिंग या किसी भी और डी ट्रिपल एस बी या किसी भी कोई अच्छे लेवल का जो आपका एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरार का, कोई भी एक्स वाई जेड एग्जाम है जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डिमांड करती है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें रट्टा नहीं चल सकता, इसमें तो आदमी समझ के आ रहा है तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। तो वो चीज़ आप इसके अंदर कंसिडर करना, और आई थिंक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हम इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।